सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस श्रीवास्तव और आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक नंबर 4 को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि दो टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं या फिर उनको मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले के जो टॉपिक हैं, वो चैप्टर्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से उनको पढ़ सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। काफी ज्यादा मोटिवेट मैं होता हूँ अगर एक एक सब्सक्राइबर भी मैं बढ़ता हुआ देखता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। और हम अपने नोट्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखते हैं ताकि आप इसको आराम से रीड कर पाओ और इनको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, बाकी चलो फटाफट इस यूनिट को हम शुरू करेंगे और फिर हम आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेट कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं या फिर वेट कंट्रोल क्या होता है, तो इसका पर्पस क्या है। सबसे पहले हमने जो पुराने टॉपिक्स उसमें हमने बात करी थी कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, सही मात्रा में हमें कंज्यूम करना होता है ताकि हमारी बैलेंस डाइट रहे और हमारा जो वेट है वो कंट्रोल रहे, जिसमें हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस वगैरह भी ऐड कर दें ऑब्वियसली। अब ओवर ईटिंग क्या होती है भाई, अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो हम ओवर वेट हो जाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वेट जो है वो कम रह जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं इनके नुकसान। बैलेंस डाइट और वेट कंट्रोल हमने बात कर ली कि एक आइडियल बॉडी वेट हमको चाहिए होता है, यानी कि एक ऐसा वजन रखना होता है जो कि हमारे शरीर के हिसाब से सही काम करे और हमें हर बीमारियों से दूर रखे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि शरीर का अलग अलग सबका हो सकता है या फिर शरीर के हिसाब से वजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एंड्योरेंस स्पोर्ट्स एथलीट है जिसको लंबे टाइम तक भागना है, तो उसको अपना वेट कम रखना पड़ेगा। अगर उसकी हाइट ज्यादा है फिर भी उसको अपना वेट कम रखना पड़ेगा। कोई अगर वेट लिफ्टर है या पावर लिफ्टर है जिसको स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसकी हाइट कम है, तो भी उसको अपना वेट जो है अब यहाँ पे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसका गेम ऐसा है, उसकी डिमांड ऐसी है। तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपको अपना बॉडी वेट रखना है। अब देखो एंड आइडियल बॉडी वेट एट विच अ पर्सन लीड्स अ हेल्दी लाइफ विदाउट एनी रिस्क ऑफ डिसीज। तो एक आइडियल वेट क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान एक हेल्दी लाइफ, स्वस्थ स्वास्थ्य जो उसके होते हैं और उसका जो डिसीज होते हैं, कोई भी बीमारी उसकी जिंदगी में नहीं होती है, ये आपका हेल्दी वेट होना चाहिए और यही आपका मोटिव होना चाहिए। अब इस हेल्दी वेट को पता लगाने के लिए कि आपका वेट अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है या ओबीस कंडीशन, यानी कि एक्सेसिव वेट, आप एक्सेसिव ओवर वेट हो रहे हो या बीमारी की कंडीशन में जा रहे हो, उसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं बीएमआई, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल के रख लो। अब देखो बीएमआई निकलता कैसे है, तो अब देखो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे, आपको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बीएमआई निकालो। बीएमआई निकालने के बाद अब आपको जो भी आउटकम मिला कि ये अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो उसके हिसाब से बताओ कि ये अपने वेट को नॉर्मल करने के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बीएमआई निकालने के लिए आपको चाहिए दो चीज, आपको एक चाहिए बॉडी वेट और एक चाहिए आपको हाइट। ठीक है, दो चीज हमें चाहिए हमको निकालने के लिए हमारा बीएमआई, जो कि इन्हीं दोनों के रेशियो पे या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलता है। बॉडी वेट हमें चाहिए किलोग्राम में और हाइट हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखो जनरली इंडिया में हम जो मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम अपने वेट को किलोग्राम में ही नापते हैं, तो सबको किलोग्राम में अपना वेट पता होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 70 किलोग्राम्स। तो बीएमआई निकालने के लिए हमें चाहिए हाइट और वेट। यहाँ पे हमारे पास वेट आ गया 70 किलोग्राम, जिसको हम रखेंगे ऊपर। ध्यान रखना, वेट अपॉन हाइट होता है। ठीक है, वेट अपॉन हाइट, वेट ऊपर हाइट नीचे। तो हमको मिल गया हमारा वेट 70 किलोग्राम, यहाँ एग्जाम्पल हमने ले लिया। हाइट यहाँ पे मानो आपको पेपर में देखे रखी है 170 सेंटीमीटर, क्योंकि जनरली इंडिया में लोग सेंटीमीटर्स में हाइट नापना पसंद करते हैं या नापते हैं, क्योंकि हम इसी मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं। 170 सेंटीमीटर में अगर आपकी हाइट दी हुई है या फिर कोई भी सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है, तो उसको पहले करो मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे इसको 100 से डिवाइड कर दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, ये आ गई आपकी मीटर्स में हाइट। अभी इसको डिवाइड नहीं करना, क्यों? क्योंकि मीटर्स हाइट आपको स्क्वायर चाहिए, यानी कि मीटर स्क्वायर में आपको हाइट चाहिए, तो इसका कर दो स्क्वायर 1.7 इंटू 1.7। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। मेरे ख्याल से 1.7 इंटू 1.7 आप करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन 2.9 के आसपास ये कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2.9, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से इतना होगा। कैलकुलेटर पे यूज करोगे तो पर्टिकुलर आपको पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, मानो कि 2.9 अगर आ गया है, जो कि इसके आसपास ही वैल्यू होगी, अब आपको इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देना। ठीक है, जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तब आपको एक बीएमआई की वैल्यू आ जाएगी, जिसके बाद फिर आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है। देखो यहाँ पे दी भी हुई है
24.22 दी हुई है, ठीक है। मे बी इसको डिवाइड करने के बाद 24.22 ना आए, क्योंकि ये वैल्यू मुझको श्योर नहीं है, अप्रॉक्स इतनी होगी। यहाँ पे देखो एक फाइनल वैल्यू आ गई 24.22 इस सारे कैलकुलेशन को करने के बाद। अब इस 24.22 का करना क्या है, ये देखो ये आपकी होती है एक टेबल, ठीक है। ये मैंने एक इमेज लगा के रखी है, लेकिन ये आपकी एक इंडेक्स होती है जिसमें स्कोर पुट करके आप बता सकते हो कि आपके इंडिविजुअल का जो बीएमआई स्कोर आया है उसका वेट कहाँ लाई करता है। हमारा कितना आया था 24.22। 24.22 कहाँ लाई करेगा, नॉर्मल के अंदर, क्योंकि नॉर्मल की जो रेंज है वो है 18.5 से 24.9। आपको रेंजेस याद करनी पड़ेंगी और कैटेगरीज भी आपको याद करनी पड़ेंगी। कैटेगरी रेंजेस और कैटेगरीज क्या है, अगर आपका बीएमआई स्कोर 18.5 से नीचे जाता है, लेस देन 18.5, तो आप अंडरवेट कैटेगरी में आओगे। अगर आपका बीएमआई स्कोर 18.5 से 24.9 में है, तो आप नॉर्मल में आओगे। अगर 25.0 से 29.9 है, तो फिर आप ओवरवेट में आ जाओगे। 30.0 से 34.9 है, तो ओबीस 1 हो जाएगा, और 35 से अगर अबव आप चले जाओगे, तो फिर ये एक्सट्रीमली ओबीस कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इसमें भी देखो कैटेगरी होती है, 30 से 34.9 ओबीस 1 होता है, 35 से 39.9 ओबीस 2 होता है, और फिर उसके ऊपर जब जाते हैं तो वो ओबीस क्लास 3 हो जाता है, पर एक्सट्रीमली ओबीस में भी उसको मर्ज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बीएमआई कैसे निकाला। हाइट सॉरी वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर कर दिया, वेट हमारा किलोग्राम में। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको आप टेबल में रख के देखोगे कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि इस केस में यहाँ पे है, तो हमने इसको सॉल्व कर। एक छोटा सा एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो जिस ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। हम ले लेते हैं किसी का वेट है मानो 50 किलोग्राम, ठीक है। अच्छे राउंड अप नंबर्स लेते हैं ताकि इजी। 50 किलोग्राम्स, तो ये तो हमें मिल गया 50 किलोग्राम। अपॉन हम इसको कर देते हैं किसी की हाइट है 150 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमको इसको करना है मीटर में कन्वर्ट, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 1.5 मीटर्स इंटू 1.5 मीटर्स, क्योंकि हमें चाहिए अपनी हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 2.25। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22 अराउंड 22.2, ये आपका स्कोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्कोर आया 22.2। फटाफट देख लो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये भी आपका नॉर्मल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आप सब लोग कमेंट में अपना फटाफट बीएमआई निकाल के लिखना शुरू कर दो, और सिर्फ आंसर मत लिखना, पूरे फॉर्मूले के साथ लिखना कि क्या 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 आपका वेट है, क्या आपकी हाइट है, और फिर कैसे आपने सॉल्व करके क्या आपका आंसर आया और किस कैटेगरी में आप आ गए, ठीक है। इतना कर लो, प्रैक्टिस आपकी इसकी हो जाएगी। चलो फटाफट बात करते हैं कि हेल्दी बॉडी वेट को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्टिव लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाओ, सिर्फ चेयर पे बैठे मत रहो, पीसी या मोबाइल में बीजीएमआई मत खेलते रहो, बाहर निकलो, थोड़ा बहुत सीढ़ियां ऊपर नीचे करो, मम्मी की मदद करो, दोस्तों के साथ खेलो, दोस्त नहीं है तो बच्चे हैं उनके साथ खेलो, अपने डॉगी को टहलाने ले जाओ, अभी मैं टहलाने ले जाऊंगा, यहाँ पे सो रही है, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज करो। बाकी ऑब्वियसली आई एम अ स्पोर्ट्समैन, आई एम अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, तो जिम भी जाऊंगा, खेलने भी जाऊंगा, तो मैं सब चीजें करता हूँ, ठीक है। आई लुक फिट, आई होप सो, ठीक है। अब एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या होगा कि फिजिकल एक्टिविटीज करो, एक्सरसाइज करो और स्पोर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस करो। कट डाउन कैलोरीज, कैलोरीज कट डाउन करो। अब देखो हमने बात करी थी कि कोई भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उसकी कुछ कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज थी, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में, दोनों में 4-4 कैलोरीज होती है। हम खाते तो बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, लेकिन अपनी कैलोरीज उतनी बर्न नहीं करते हैं, और यही कैलोरीज जब एक्स्ट्रा होती चली जाती है, यानी कि हमारी डिमांड के हिसाब से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो वेट में कन्वर्ट, हमारा फैट में कन्वर्ट होने लगता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अगर आप कैलोरीज को कट डाउन करोगे, तो बाय कटिंग डाउन 100 कैलोरीज पर डे, अगर आप रोज 100 कैलोरीज भी कम खाओगे अपनी डिमांड से, तो आप एक महीने में 1 किलोग्राम वेट लूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ये मैनेज करने का तरीका है बॉडी वेट का। जंक फूड अवॉइड करो, तो चिप्स पापड़ और ये जो भी होता है इन सबको अवॉइड करो, इसमें कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अपना बढ़ाओ। मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपके पेट में जो खाना होता है वो पचता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस होते हैं, पर हम मेटाबॉलिज्म एक ओवरऑल एक टर्म ले लेते हैं, जिससे सही तरीके से आपका खाना जो होता है वो पचता है। अब एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि हम सही तरीके से अपना जो यूज कर रहे हैं अपने बॉडी वेट का, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट का या टिश्यूज का यूज कर रहे हैं, तो उनको चाहिए एनर्जी। जब वो एनर्जी मांगते हैं, तो जो भी चीज हम खाते हैं वो फटाफट मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो अच्छी तरीके से काम करता है, और फिर एनर्जी को चारों तरफ भेजता है। वहीं आप बैठे रहोगे सिर्फ खाते रहोगे, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, जो एंजाइम्स हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह, वो भी परेशान हो जाएंगे भाई कि कितना खाएगा, कितना मैं इसको एनर्जी दूं, कहाँ स्टोर करूं, टेंशन में आ जाएगी बॉडी आपकी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, ताकि आपकी कैलोरीज को अच्छी तरीके से बर्न कर पाता है। और इवन जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है ना, उसमें भी कैलोरीज आपकी बर्न होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको हेल्प करता है।
पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग की बात कर लेते हैं भाई कि पिटफॉल्स एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपका हो गया गलत फहमी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? कि लोगों को लगता है ऐसा है, ठीक है? अगर मैं इसका वो करूँ कॉमन पिटफॉल्स सामान्य नुकसान, ठीक है? तो कुछ नुकसान आपको क्या हो सकता है या फिर कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जो गलतफ़हमी में गलत तरीके से चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। चलो। जनरली गलत तरीके ही हम इसको बोलेंगे कि कुछ तरीके होते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग क्या है? डाइटिंग रिफर्स टू जनरली गोइंग थ्रू अ वेट लॉस रूटीन टू रिड्यूस बॉडी वेट which includes various techniques like skipping meals, reducing calorie consumption and excessive exercises। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम फॉलो करके वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर डाइटिंग, अगर आप सही तरीके से डाइटिंग नहीं करोगे, जनरली क्या होता है भाई कि हम मैं तेल खाना छोड़ देता हूँ, शुगर खाना छोड़ देता हूँ, चावल खाना छोड़ देता हूँ, एकदम कुछ भी फैट नहीं खाऊँगा, दूध पीना छोड़ देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जनरली आपकी बॉडी रेडी नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए जब आप अचानक से इन सब चीज़ों को बंद कर देते हो। जो चीज़ आप अपनी बॉडी के लिए इतने सालों से कर रहे हो और अचानक आप उसको बंद कर दोगे करना तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए सही तरीका होता है कि पहले आप रिड्यूस करो और फिर धीरे-धीरे आप उनको खत्म करने की तरफ आओ। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे हेल्थ एजुकेशन जैसे टॉपिक्स में तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं कॉमन पिटफॉल्स की, कि कॉमन पिटफॉल्स क्या होता है? अच्छा, कुछ टेम्परेरी वेट लॉस भी हो जाता है ना, जैसे हम लोग कभी-कभी करते हैं ना कि 4-5 दिन तक एक टाइम खाना खाना छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, चीनी छोड़ दी। हम देखेंगे अरे 4 किलो वेट कम हो गया भाई, मज़ा आ गया। लेकिन जब आप नॉर्मल खाना शुरू करोगे ना, तो उतनी ही तेज़ी से फिर आपका वेट बढ़ेगा और फिर और ज़्यादा एक्सेसिव होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये आपका टेम्परेरी वेट लॉस होता है, जो कि सही तरीका नहीं होता। इसलिए लोग आपको बोलते हैं कि भाई खाना खाना बंद मत करो। अच्छी चीज़ें खाओ, कैलोरीज़ उतनी लो जितने बॉडी को लेने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छी चीज़ें खाओ। ठीक है? चलो, ईटिंग टू लिटिल, लोग कम खाना शुरू कर देते हैं। इससे आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है मेटाबॉलिज़्म और बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। आप खाओगे नहीं तो एक्सरसाइज़ करने की एनर्जी कहाँ से आएगी और फिर जो आपने एक्सरसाइज़ करी है उसके बाद जो आपके मसल्स को रिपेयर होना है, उसकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जब बॉडी को मिलता नहीं, तो आपकी बॉडी बीमार पड़ जाती है और फिर आपका जिम-विम सब बंद और फिर जो पूरे टशन में आके 6 महीने की जो मेंबरशिप ली थी, वो साढ़े 5 महीना वहीं पे रह जाती है, ठीक है? मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग, हम सोचते हैं जूस वगैरह पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं तो इससे बड़ा सही हो जाएगा, तो नहीं। अगर आप जूस पी रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में भी शुगर है, जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरी इनटेक है, वो हाई हो जाएगी। स्किपिंग मील्स, आप मील स्किप कर देते हो, दिन में खाना नहीं, शाम को खाना नहीं, रात में कुछ खाना नहीं, तो इससे क्या होता है बॉडी की जो एनर्जी है वो भी कम होती है और एक्सरसाइज पे भी आपका इससे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? लेबल्ड फूड्स, चिप्स कुरकुरे खाओगे लिखा रहता है लो फैट, नो शुगर, ये वो कुछ नहीं होता, सब कुछ मिला होता है उसमें, तो बाहर की चीज़ें खाना वैसे ही नुकसानदायक है। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई कैलोरी डेफिशिएट में आप नहीं जा पाओगे, जिससे आपका वेट बढ़ता रहेगा, ठीक है? चलो, कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ डाइटिंग कर लेता हूँ उससे हो जाएगा, नहीं होता है। टेम्परेरी काइंड ऑफ हो जाता है, थोड़ा-सा वेट लॉस हो भी जाता है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही तरीके से बर्न नहीं करोगे अपने बॉडी फैट को, तो फिर इश्यूज़ होंगे। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? चलो, अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं, आराम से समझेंगे। फूड इंटॉलरेंस क्या है? फूड इंटॉलरेंस इज़ द इनेबिलिटी टू प्रोसेस सर्टेन फूड एलिमेंट्स बाय द बॉडी प्रॉपर्ली। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो एंजाइम्स हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेज़ हैं, वो कभी-कभी कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होती हैं जिनको वो पचा नहीं पाते हैं, ठीक है? अब ये आपके एलर्जी से अलग है। आपने सुना होगा कुछ लोग को एलर्जी होती है ना, कभी किसी को कुछ फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को कोई भी मसाला हो सकता है उससे एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी नहीं है, एलर्जी थोड़ा-सा आपका एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाता है जिसमें फ़र्क पड़ता है या नुकसान होता है। लेकिन फूड इंटॉलरेंस से इम्यून सिस्टम से इतना मतलब नहीं है। फूड इंटॉलरेंस जनरली सिर्फ़ आपका जो बॉडी है वो खाने को पचा नहीं पा रही है। जबकि एलर्जी में जब आप खा लेते हो तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम हिल जाता है कि भाई ये तूने कैसे खा लिया, ठीक है? अब देखो फीचर्स क्या-क्या होता है फूड इंटॉलरेंस के? ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, यानी कि धीरे-धीरे शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने अचानक से कोई चीज़ खा ली और आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाई और फिर नुकसान हो गया, नहीं। धीरे-धीरे शुरू होता है। पहले आपको कुछ साइन्स मिलेंगे और फिर धीरे-धीरे वो बढ़ता जाएगा। व्हेन ईटिंग अ स्पेसिफिक फूड, तो ये सारे खानों के लिए नहीं होता, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, जैसे कोई फ्रूट हो गया, मसाले हो गए, तो उनके लिए होगा। मे ओनली हैपन व्हेन दैट फूड इज़ ईटेन फ्रीक्वेंटली, तभी होगा जब आप फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को खाओ, ठीक है? जो ये मैं फूड इंटॉलरेंस की बात कर रहा हूँ। एलर्जी में हो सकता है कि भाई आप कभी भी खाओ तो आपको एलर्जी वापस हो जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा। लेकिन फूड इंटॉलरेंस में क्या है कि बार-बार अगर आप उस चीज़ को खाओगे तो ये होगा। अगर आप टाइम पीरियड में खा रहे हो 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने बाद तो फिर इतना इश्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है? और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। एलर्जी जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है भाई, इश्यूज़ हो सकते हैं, बट फूड इंटॉलरेंस में आपकी ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है, ठीक है? हिंदी में भी है, रीड कर लेना।
फूड इंटॉलरेंस के कॉजेस क्या-क्या होते हैं, क्यों हो सकता है? तो सबसे पहला सर्टेन एंजाइम्स, जो मैंने आपसे बात करी थी, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोसेसेस को बेहतर बनाने में और तेज़ बनाने में मदद करते हैं, तो जब वो एंजाइम्स नहीं मिल पाते हैं या फिर वो एंजाइम्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो कुछ सर्टेन फूड टाइप्स होते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा। अ, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द फूड, हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी कि हम कैसे एडिटिव्स मिलाते हैं ना, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, कलर के लिए। तो जब हम उनको भी मिला देंगे तो कभी-कभी हमारी बॉडी उनको भी टॉलरेट नहीं कर पाती है, ठीक है? तो उससे हमको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उल्टी वगैरह आ सकती है, चक्कर आ सकता है, डिज़ीनेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें होती हैं। आई थिंक ऊपर लिखा होगा, 1 मिनट, मैंने शायद मिस कर दिया। हाँ, ये देखो। वोमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द है, डायरिया, समझ सकते हो क्या होगा, बार-बार आओ जाओगे। क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लोटिंग यानी कि आपका जो पर्टिकुलर कोई पेट है वो फूल सकता है, ब्लोट कर जाएगा। इरिटेशन हो सकती है, स्किन पे रैश हो सकते हैं या फिर माउथ अल्सर्स भी आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो आपको आपको फूड इंटॉलरेंस से मिलेंगी। कुछ कॉमन फूड इंटॉलरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, आपने टर्म बहुत सुना होगा, भाई अंग्रेज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा होता है या अमीर घर के लोगों को बहुत होता है। आई एम टॉक लैक्टोज़ इंटॉलरेंट, मैं दूध नहीं पी सकती नॉर्मल, मुझे दूसरा वाला दूध चाहिए, जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वाले दूध आते हैं, मुझे वो चाहिए, है ना? तो ये कुछ इश्यूज़ होते हैं लोगों को। बाकी फ्रुक्टोज़ जो हमारे एक काइंड ऑफ शुगर है जो कि हमें फ्रूट से मिलता है, तो उससे भी इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? मैं कोई मज़ाक नहीं उड़ा रहा हूँ लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वालों का, लेकिन जनरली देखा गया है कि भाई जो बड़े अमीर घर के लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? चलो, या जो हमारे जैसे कॉमन लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम फूड इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, अरे दूध पियो गाय भैंस का जितना पीना है। चलो, फूड इंटॉलरेंस, अच्छा ये सेम चीज़ दी हुई है, थोड़ा-सा अलग भाषा में लिखा हुआ है, तो आप इसको रीड कर लेना इंग्लिश, हिंदी में। फूड मिथ्स की बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है फटाफट, कि भाई कुछ मिथ होते हैं, मिथ को हम हिंदी में बोलेंगे मिथक, यानी कि हम सोचते हैं कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वो क्या-क्या है फटाफट देख लो। प्रोटीन मेक्स फैट, क्या हमें प्रोटीन मोटा बनाता है? तो देखो, कोई भी फूड आइटम आप खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ या फैट खाओ, अगर आप उसको बर्न नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ खाते रहोगे और इस चेयर पे बैठ-बैठ के सिर्फ लैपटॉप पे देखोगे और ऐसे बोलते रहोगे, तो फिर आपका वो फैट की तरह इकट्ठा होता चला जाएगा और आप मोटे चले होते चले जाओगे, यानी कि आपकी कैलोरीज़ जो है वो बॉडी में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कोई भी अगर फूड आइटम होगा तो वो आपको फैट बना देगा उसको, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। साइंटिफिक एविडेंस शोज़ दैट कैलोरीज़ नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी आर स्टोर्ड एज़ फैट। अगर आप कैलोरीज़ खा रहे हो, अगर मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, अब सोचो अगर मैं कहूँ कि भाई प्रोटीन जो होता है वो मसल्स को बनाने में मदद करता है। अब मैं दिन भर बैठ के यहाँ पे एग खाता रहूँ, अंडे खाता रहूँ, दूध पीता रहूँ, अंडे खाता रहूँ, प्रोटीन मँगा लूँ, बैठ के 2-2 बढ़िया 2-2 स्कूप वही खाता रहूँ, तो क्या मेरा मसल्स बनेगी? नहीं, वो फैट की तरह यूज़ होता चला जाएगा क्योंकि मैं उसका सही यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मिथ 2, प्रोटीन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट। फ्यू प्रोटीन्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट। तो भाई देखो, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना जिन पे लिखा होता है फैट फ्री, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोटीन्स भी वेट गेन करने में आपको मदद कर देते हैं अगर आप उनको सही मात्रा में नहीं खाओगे तो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, मीट खा रहे हो, एग खा रहे हो, वे प्रोटीन चल रहा है दबा के और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप मोटे हो जाओ, ठीक है? काइंड ऑफ दोनों एक जैसे ही हैं। अवॉइड एग्स बिकॉज़ दे इंक्रीज़ द कोलेस्टेरॉल लेवल। तो भाई एग्स जो होते हैं बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन का भी और विटामिन बी का भी सोर्स होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और एक मात्रा में हम एग्स को खा सकते हैं। हाँ, ज़्यादा तो कुछ भी करोगे तो वो नुकसानदायक है, ज़्यादा तो पानी पियोगे वो भी नुकसानदायक है। तो एग्स को आपको अवॉइड नहीं करना है, एक्सेसिव एग्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग मेक्स और फैट पीपल, भाई क्या पानी पीते टाइम लोग मोटे हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, 2 चीज़ें होती हैं। सही मात्रा में पानी होना चाहिए पेट में ताकि आपका जो प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाए, पेट आपका सूखा ना हो, ताकि जो गैस्ट्रिक जूसेज़ हैं वो भी, मतलब जनरली मैं बात करूँ तो वाटर जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि अगर आपका वो पानी जूसेज़ में जो आपके गैस्ट्रिक एसिड जो जूसेज़ हैं उसमें जाके मिलेगा, तो फिर उनका काम भी थोड़ा-सा वो स्लो कर देता है, ठीक है? इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, मोटा ये नहीं बनाता है बल्कि है वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डोंट कंज्यूम मिल्क, फिश खाने के बाद मिल्क नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो लोगों को बीमार कर देता है। तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है? स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज़ वेट, एकदम भूखे मर जाओ अगर आपको वेट अपना वज़न कम करना है, तो ये भी गलत है, हमने ऊपर अच्छे से पढ़ा है कि सही मात्रा में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो एक्सरसाइज़ कर रहे हो या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको एनर्जी मिल पाए और सही तरीके से फिर वो आपकी बॉडी में जा पाए, ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करके अपना वेट कम कर पाओ। और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से भी आपकी कैलोरीज जो होती हैं वो लूज़ होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए खाने को पचाने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए सही एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। एक्सरसाइजिंग मेक्स यू ईट मोर, एक्सरसाइज करने से ज़्यादा खाना खाने की भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है।
तो स्टडीज शो दैट पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली टेंड टू ईट मोर माइंडफुली एंड मेक देयर हेल्दी चॉइसेस, नॉट नेसेसरली मोर ओवरऑल फूड। तो भाई जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी डिमांड करती है, क्योंकि उनकी बॉडी को भूख लगती है, उनकी बॉडी बॉडी को कैलोरीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हाँ भूख उनको लगती है, लेकिन वो सही खाना भी खाते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जिम जा रहे हो तो आप कुछ भी उल्टा सीधा खाओगे। अगर आपका दिमाग कंट्रोल है, आपके हाथों पे आपका कंट्रोल है, जोमेटो स्विगी दूर है आपसे, तो आप सही खाना खाओगे और सही मात्रा में खाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज करने की वजह से आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हो। सही मात्रा में खा सकते हो, ज्यादा भले ही खा सकते हो, लेकिन सही चीज आप खा सकते हो। ठीक है, नॉट ओवरऑल फूड। तो ऐसा नहीं है कि हर खाने के लिए होता है, कुछ कुछ चीजें आप ज्यादा खाते हो क्योंकि आपको जरूरत होती है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बीएमआई इंपॉर्टेंट है, फूड इंटॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, और आपका फूड मिथ्स इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड इंटॉलरेंस इज ट्रू? इट इज अ सिवियर इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग। तो नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है। एलर्जी काइंड ऑफ हो सकती है, फूड इंटॉलरेंस नहीं होता। एक्सेस ऑफ सर्टेन विटामिन इन द डाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट, इट इज जनरली नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एंड यूजुअली अ ग्रेजुअल ऑनसेट। तो ये पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा, बाकी तीन गलत हो जाएंगे। ये क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है और ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे आपका ये शुरू होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फूड मिथ्स डिस्कस्ड, व्हाट इज द मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग प्रोटीन एंड वेट गेन? तो प्रोटीन और वेट गेन के हिसाब से क्या गलत फहमी है वो आपको बतानी है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। 21 मिनट हो गए हैं, लेकिन आप अगर 2x या 1.75 पे देख रहे होगे तो ये आपका 10-12 मिनट में टॉपिक आराम से कवर हो गया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। कोई अगर आपका फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।